कॉमेडियन और एक्टर सुनील पाल के लापता होने की खबर से सनसनी फैल चुकी है। उनकी पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब सामने ये आ रहा है कि सुनील पाल का घर वालों से संपर्क हुआ है, जिसमें उन्होंने जल्दी घर लौटने की बात कही है और यह भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं उनका अपहरण तो नहीं हुआ। कहां लापता हुए कॉमेडियन सुनील पाल, क्या उनका अपहरण हुआ है? सुनील पाल के गायब होने के बाद से ही सनसनी फैल गई थी। घर वाले परेशान हो गए थे। इसके बाद उनकी पत्नी ने पुलिस से संपर्क साधा। उनकी पत्नी ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और बताया था कि उनका फोन नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से बात भी नहीं हो पा रही है। उनके फैंस भी काफी चिंतित थे, आखिर वो कहां चले गए। मुंबई पुलिस भी जांच में जुट गई। वहीं पुलिस ने जानकारी दी कि सुनील पाल की उनके घर वालों से बातचीत हो गई और उसमें उन्होंने जल्द घर आने की भी बात कही है। सुनील पाल की पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वो शो करने के लिए शहर से बाहर गए थे। उन्हें 3 दिसंबर को लौटना था, लेकिन वो नहीं आए। उनका फोन भी बंद पड़ा था। ये खबर भी सामने आ रही है कि वो गायब नहीं बल्कि उनका अपहरण हुआ है। लेकिन अब सवाल है कि अगर उन्हें अगवा किया गया तो इसके पीछे किसका हाथ है? अब तो उनके लौटने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। जब तक वो घर नहीं पहुंच जाते, तब तक परिवार को भी राहत नहीं मिलेगी। सुनील पाल ने कॉमेडियन से अपने करियर की शुरुआत की थी। इतना ही नहीं, वो एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं। वो अक्सर चर्चा में भी रहते हैं, लेकिन इस बार उनका गायब होना एक पहेली बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बलिया में चोरों ने लहसुन की फसल पर सेंध लगा दी। यहां रहने वाले एक किसान के खेत से 3 क्विंटल लहसुन चोरी कर लिया गया। चोरी की इस वारदात के बाद दूसरे किसान भी खौफ में आ गए। लहसुन के दाम आसमान पर हैं, जिससे ये कई घरों की रसोई से गायब होने लगा है। लेकिन बलिया में तो लहसुन अब खेतों से भी गायब होने लगा है। रेवती थाना क्षेत्र के नकवा गांव में रहने वाले किसान ने आरोप लगाया है कि रात के वक्त चोर आए और उनके खेतों से कई क्विंटल लहसुन की फसल उखाड़ कर ले गए। सुबह जब खेतों की तरफ गए तो देखा खेत का खेत साफ हो गया। इसके बाद तो पूरे इलाके में लहसुन के चोरी होने की खबर फैल गई। कुछ लोगों द्वारा मेरा लहसुन जो है उखाड़ लिया गया है जी। मैं रविवार के सुबह जब खेत की सिंचाई करने के लिए जी 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 यहाँ आए सुबह में जी तो देखे कि हम 1 बीघा के लहसुन लगभग खेत बोए हैं। जी। उसमें 8 से 9 कट्ठा जो है लहसुन हमारा उखाड़ लिया गया है। पीड़ित किसान का आरोप है कि उन्होंने 1 बीघा में लहसुन की फसल लगाई है, जिसमें 8 बिस्वा में लगे लहसुन को चुराया गया है। ऐसे में चोर उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा गए हैं। लगभग मान के चलिए कि अभी तक हमारा लाखों रुपया इसमें लग चुका है। 8 कट्ठा जो उखाड़े है, इसमें लगभग कितने का नुकसान हुआ है आपका? लगभग मान के चलिए कि अब इस समय अगर ये सागा भी हम निकाल के बेचते जी तो ये हमारा लगभग 50,000 का जो है ये सागा होता। जी 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 जी। खेत से लहसुन चोरी की इस घटना के बाद से इलाके में दूसरे किसान भी खौफ में आ गए हैं। उन्होंने भी बड़ी मात्रा में लहसुन की खेती की हुई है। इलाके में इस तरह की चोरी पहले नहीं देखी गई है। पीड़ित किसान ने पुलिस में लहसुन चोरी की शिकायत भी दर्ज कराई है। लहसुन के महंगे होने की वजह से मुनाफाखोरी के चक्कर में चाइनीज लहसुन भी बाजार में उतारने के मामले सामने आते रहे हैं। पिछले दिनों हापुड़ से भी ऐसी ही घटना सामने आई थी, जहां किसानों के खेत से बंद गोभी चुरा ली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरठ में हुई एक शादी चर्चा में है। यहाँ हिंदुस्तानी दूल्हे ने जापानी दुल्हन के साथ 7 फेरे लिए हैं। शादी समारोह धूमधाम से हुआ, दोनों के घर वालों की मौजूदगी रही। हिंदुस्तानी दूल्हे ने जापानी दुल्हन को अपनी जीवन संगिनी बना लिया। बाराती गाजे बाजे के साथ जमकर झूमे। पूरे विधि विधान से शादी समारोह संपन्न हुआ। इस शादी की खास बात ये रही कि ये 2 अलग अलग संस्कृति का मिलन था।
मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले वैभव ने टोक्यो की रहने वाली रीसा के साथ 7 फेरे लिए। जापानी दुल्हन रीसा भारतीय सनातन परंपरा से इतना प्रभावित हुई कि उसने एक हिंदुस्तानी को अपना हमसफर चुना। Very happy finally that we made it to here, and very blessed with all the blessing and warm welcomes from the family. शुरू में शादी को लेकर वैभव के परिवार को ये अटपटा लगा क्योंकि रीसा भारत से नहीं थी, लेकिन वैभव के मनाने के बाद परिवार भी मान गया। अब शादी के बाद परिवार वाले भी खुश हैं। 2 साल के रिलेशनशिप में बहुत बार ऐसे डाउट्स आए थे कि क्या हम शादी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट सबको मना के और उन चैलेंजेस को दूर करके हम लोग आज शादी करके खुशहाल जिंदगी जीने की उम्मीद में हैं। चैलेंजेस ऐसा कुछ नहीं, बट वही कॉमन कल्चरल डिफरेंसेस, इंडियन कल्चर, जापानीज कल्चर, डिफरेंसेस इतने हैं, उनका इस कल्चर में एडजस्ट होना, उसकी एक श्योरिटी नहीं थी। पहले हम डरे हुए थे थोड़ा भिन्नता की वजह से, लेकिन आज क्योंकि वो हमारे सामने है, उसका व्यवहार अच्छा लग रहा है, जैसे हम चाह रहे थे कि हाँ थोड़ा वैसा न हो, भिन्नता न हो, कोशिश करेंगे कि ये दूरी दूर हो हमारी। वैभव 4 साल पहले MBA की पढ़ाई करने के लिए जापान गए थे। वहाँ वैभव के कुछ जापानी दोस्त बन गए। पढ़ाई खत्म होने के बाद वैभव भारत लौटकर यही नौकरी करने लगे। जापानी दोस्तों के साथ बीच बीच में बातचीत होती रहती थी। कुछ समय बाद रीसा को बेंगलुरु में अपने किसी प्रोजेक्ट की वजह से आना पड़ा। वैभव के टोक्यो के दोस्तों ने उसकी बेंगलोर में हेल्प करने को कहा। जब दोनों मिले तो जल्दी दोस्ती भी हो गई। दोस्ती प्यार में बदली और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। रीसा के पिता अहमदाबाद में ही काम करते हैं, जबकि माँ और परिवार टोक्यो में रहता है। परिवार के सभी लोग शादी में पहुँचे। कुछ विदेशी दोस्त भी शादी में शरीक हुए। रीसा को हिंदी नहीं आती, इसलिए दोनों अंग्रेजी में ही बात करते हैं। रीसा को भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज, पहनावा काफी पसंद आया। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। योग गुरु स्वामी रामदेव अक्सर चर्चा में रहते हैं। उनका एक नया वीडियो आया है जिसमें वो गधी का दूध निकालकर पीते हुए दिख रहे हैं। रामदेव ने दूध को टेस्टी बताया है। योग गुरु रामदेव की भारत के अलावा दुनिया में बड़ी फैन फॉलोइंग है। योग को दुनिया भर में पहुंचाने का उनका बड़ा योगदान है। वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, कभी अपने योग कौशल से तो कभी बयानों से। इस बार उनका एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। दूध निकाला था गाय का, भेड़ का, बकरियों का, और इसमें तो मतलब ये दूध भी बढ़िया निकल रहा है भाई। बाबा रामदेव का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो गधी का दूध निकालते नजर आ रहे हैं। वहाँ पर मौजूद दूसरे लोगों को वो अपने अनुभव भी सुनाने लगे। दूध निकाला, मैं ऊँटनी का दूध निकाला था, गाय का, भेड़ का, बकरियों का, और इसमें तो मतलब ये दूध भी बढ़िया निकल रहा है भाई। ऐसे इतना ही नहीं, एक बर्तन में दूध निकालने के बाद बाबा रामदेव उसे पीते हुए भी दिखाई पड़े, जो उन्हें बेहद ही स्वादिष्ट लगा। देखो मैंने भाई पी के तो नहीं देखा है, पहली बार मैं पी के देखता हूँ, ये लगता कैसा है। अरे सच में वेरी टेस्टी। क्या सच्ची मैं मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैंने भाई गाय का, भैंस का, भेड़ बकरियों का सबका दूध पी रखा, ऊँटनी का भी पी रखा है। ये तो सच में भाई गजब का है भाई। गधी का दूध काफी महंगा बताया जाता है, जिसकी कीमत हजारों में आंकी जाती है। फिलहाल योग गुरु रामदेव का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में होने वाले नेशनल गेम्स की तारीख फाइनल हो गई है। ऐसे में खिलाड़ी और खेल प्रेमी दोनों जोश में हैं। मैदान में जोर आजमाइश चल रही है। माहौल देखकर ऐसा लग रहा है मानो नेशनल गेम्स में उत्तराखंड का जलवा दिखना तय है। हल्द्वानी फुटबॉल प्रीमियर लीग में एक दूसरे से बॉल छीनने की जोर आजमाइश करते ये खिलाड़ी असल में नेशनल गेम्स पर निशाना साधना चाहते हैं। 28 जनवरी से शुरू हो रहे नेशनल गेम्स इनके लिए एक बड़ा मौका साबित होने वाला है, क्योंकि उत्साह बढ़ाने वाले दर्शक भी अपने हैं।
और ग्राउंड भी अपना है। इसलिए खेल से जुड़े लोगों ने अभी से खिलाड़ियों में जोश भरना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे अभी नेशनल गेम्स होने वाले हैं हमारे फरवरी में, तो उसका एक थोड़ा सा माहौल बना रहे हैं हम लोग। खेल के प्रति लोग थोड़ा जुड़ाव रहे और थोड़ा बच्चे नशे की तरफ भी थोड़ा दूर रहे, इसलिए खेल का एक माहौल हम लोग इस तरह से तैयार कर रहे हैं। गेम्स लिए भी जो उत्तराखंड की टीम बनेगी और इस बार जो उत्तराखंड होस्ट कर रहा है नेशनल गेम को 38 नेशनल गेम को, तो उसके लिए ट्रायल। सीधे गोरखपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्र दास जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, पूर्व महापौर श्रीमती सत्या पांडे जी, कबड्डी संघ से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी श्री अवनेश शाही जी, दिनेश सिंह जी, अजय सिंह टप्पू जी, सचिव खेल श्री सुहास एलवाई जी, निदेशक खेल श्री आरपी सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित खेल के प्रति अनुराग रखने वाले सभी खेल प्रेमी युवा साथियों और प्रतिभागी टीम के सभी सदस्यगण, जितने भी यहाँ पर कोचेज हैं, इस खेल को संपन्न कराने के लिए उपस्थित जितने भी अन्य महानुभावों ने इसको सकुशल संपन्न करने के लिए अपना योगदान दिया है, उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए अभी इस प्रतियोगिता की फाइनल मैच को कुछ देर तक मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की टीम ने कितना शानदार खेल का प्रदर्शन किया था और कितनी अच्छी प्रतिस्पर्धा दोनों में चल रही थी। मैं इस अवसर पर विजेता टीम को तो बधाई देता ही हूं, साथ साथ उप विजेता टीम को भी हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं एक शानदार खेल के लिए। वास्तव में खेल हम सबको न केवल खिलने के लिए बल्कि फलने और आगे बढ़ने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। याद रखना, प्रधानमंत्री जी ने यही बात कही कि जो खेलेगा वही खिलेगा और जो खेलेगा वही फलेगा भी और वही बढ़ेगा भी। और इसी को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने देश के अंदर अनेक खेल कार्यक्रमों को आयोजित और उसके प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम चलाए। खेलो इंडिया खेलो का कार्यक्रम रहा हो, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम रहा हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम हो, या फिर हर जनपद स्तर पर साई के सेंटर स्थापित करके स्पोर्ट्स से जुड़े हुए भारत सरकार के सेंटर स्थापित करके खेल और खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम जहां पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़े हैं, वहीं राज्य के अंदर भी खेल और खिलाड़ियों के लिए खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए उसके बुनियादी आधारभूत सुविधाओं के लिए खेल का मैदान, मिनी स्टेडियम और आज की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके, इसके लिए कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। खेल विभाग हो या युवा कल्याण विभाग, निजी खेल संस्थाएं हो, उन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश खेल विभाग गांव से लेकर के प्रदेश स्तर तक के प्रत्येक खेल की प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने के लिए अब ग्रामीण लीग खेल प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। हम विधानसभा स्तर पर विधायक खेलकूद प्रतियोगिता को भी प्रोत्साहित करेंगे। मैं सभी माननीय विधायकों से इस बात का आह्वान करूंगा
कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर अलग अलग खेलों से जुड़े हुए खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करें। ग्राम पंचायत स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक खंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, और फिर वही जब जनपद स्तर पर हो वही सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में परिवर्तित हो जाए। ये चीजें आगे बढ़ेंगी और इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने अब प्रदेश के अंदर निजी संस्थाओं को जो स्पोर्ट्स एकेडमी संचालित करते हैं उन्हें शासन के स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए भी अपनी नीति में संशोधन किया, और संशोधन करने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया कि हम उन्हें तो सहायता देंगे ही, साथ साथ जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में या फिर नेशनल गेम्स में मेडल जीतेंगे प्रदेश के लिए, देश के लिए, उन्हें हम उत्तर प्रदेश शासन की नौकरियों में सीधे भर्ती से लेकर के स्पोर्ट्स कोटे से उनके लिए अलग से व्यवस्था देकर के उनकी भर्ती करेंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 500 से अधिक ऐसे खिलाड़ियों को हम लोगों ने स्पोर्ट्स विभाग में, युवा कल्याण विभाग में, पुलिस विभाग में, परिवहन विभाग में, अन्य तमाम विभागों में लेकर के उनके कैरियर के प्रति उन्हें आश्वस्त किया है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वह ओलंपिक की प्रतियोगिता हो, स्वर्ण पदक पर एकल गेम में 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की राशि, टीम गेम में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए, और एशियन गेम्स में भी 3 करोड़, 1.5 करोड़ 75 लाख रुपए की सहायता हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाने के साथ ही विश्व चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए और प्रतिभागी खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए की सहायता ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5-5 लाख रुपए की सहायता प्रदेश सरकार के द्वारा नगद के रूप में उन खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाने का काम किया जाता है। यह जो प्रतियोगिता पिछले कई वर्षों से यहां पर आज जो उपलब्ध हो रही है, जो ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज, जो न केवल जिनका सार्वजनिक जीवन देश और धर्म के लिए समर्पित था, उतना ही उनका खेल और खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा इस क्षेत्र में लगातार प्रयास किए गए। और आज मुझे प्रसन्नता है कि 1 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच देश भर से आए हुए खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और 12 टीमों ने भाग लेकर के देश भर की प्रतिष्ठित 12 टीमों ने इसमें भाग लिया, जिसमें 190 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स इसमें भाग लिए। उन्होंने इसमें स्थान प्राप्त किया और प्रतियोगिता में आज जब विजेता टीम यहां पर विजेता टीम है उन्हें 2 लाख रुपए, उप विजेता टीम को 1 लाख रुपए और सेमीफाइनल में दोनों टीमों को 50-50 हजार रुपए की राशि यहां पर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई यहां पर आज उपलब्ध करवाई जा रही है। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने देश को अनेक कबड्डी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित खिलाड़ी उपलब्ध करवाए हैं। इनमें श्री संजीव कुमार को, श्री ब्रजेंद्र कुमार को, श्री यशपाल सिंह को, श्री पदमवीर सिंह को, श्री राजेश कुमार सिंह को, श्री धर्मवीर सिंह को, योगराज सिंह को, श्री किरणपाल सिंह, श्री जितेंद्र कुमार सरगम, श्री राहुल चौधरी, श्री नितिन तोमर, यानी ये सभी ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने जज्बे से इस खेल को एक नई ऊंचाई प्रदान की। और कबड्डी एक ऐसा खेल है, वह केवल उसमें ताकत ही नहीं लगानी है बल्कि उतनी ही उसमें अलर्टनेस भी होनी चाहिए, उतनी स्फूर्ति भी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कई बहुत कुछ प्रेरणा
इसमें टीम वर्क का भी होता है, खिलाड़ी की स्वयं की स्फूर्ति पर भी यह निर्भर करता है। और मुझे विश्वास है कि जो कार्यक्रम आज चल रहे हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, यह आने वाले समय में देश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। मैं आज एक बार फिर से यहां पर विजेता टीम को हृदय से बधाई देता हूं। उप विजेता टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और मुझे लगता है कि उनका प्रदर्शन आने वाले समय में उन्हें और भी सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने का कार्य करेगा। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करते हुए सभी प्रतिभागी टीमों और ऑफिशियल्स को मैं इस अवसर पर हृदय से उनको एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं ये खिलाड़ी अपने खेल प्रतिभा के माध्यम से आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब समय है तमाम टीम्स को, खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने का। जो दो टीम्स सेमीफाइनल तक पहुंची हैं वो उन दोनों टीम्स को तृतीय स्थान मिला है। सबसे पहले मेरा निवेदन है भारत पेट्रोलियम मुंबई, जो कि बीपीसीएल टीम के नाम से जानी जाती है कबड्डी में, उनसे कि मंच पर आए और ट्रॉफी के साथ साथ मेडल और नकद राशि आप सबको मुख्यमंत्री जी से मिलेगी। तो सबसे पहले बीपीसीएल, ऋषांक देवाडिगा, विशाल माने, जिनको आप लगातार प्रो कबड्डी में देखते आए हैं, रोहित राणा, गिरीश नायक, आकाश पिकल मुंडे, बहुत बहुत मुबारक बीपीसीएल की टीम को। तृतीय स्थान आपने हासिल किया है, सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं। इसके बाद पंजाब की टीम जो सेमीफाइनल तक पहुंची है, उसके खिलाड़ी जसकीरत सिंह, गुरदीप सिंह, सारे अनु सत श्री अकाल, निकेश सिंह, दीक्षित सिंह, आयरन सिंह, बलराज सिंह, सत श्री अकाल जी, सारे अनु सेमीफाइनल तक पहुंचे। बहुत बहुत मुबारक। अगली बारी कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके बाद विजेता टीमों को पुरस्कृत कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। उन सभी को मेडल दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो लगातार राज्य सरकार खेलों को प्रोत्साहन देने में लगी है। अलग अलग मंच प्रदान किए जा रहे हैं ताकि दूर दराज के इलाकों में छिपी हुई प्रतिभाओं को भी मौका मिले, वो भी सामने आ सकें। और प्रतियोगिता कबड्डी की गोरखपुर में जो चल रही थी, जिसमें 12 टीमों ने हिस्सा लिया, उसका समापन और विजेता टीमों को और उपविजेता टीम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो सम्मानित करते हुए उनको मेडल्स दिए जा रहे हैं। तो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर जीतने वाली टीम को मुख्यमंत्री सम्मानित कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मंच से संबोधन भी दिया और बदलते यूपी और आगे बढ़ते देश के विजन को सबके सामने रखा। उसमें युवा शक्ति की भूमिका को खास तौर पर उन्होंने हाईलाइट किया। मेडल और ट्रॉफी माननीय मुख्यमंत्री जी से आप सब लोगों को मिल रही है। सुनील नरवाल हैं टीम के साथ, करमवीर ठाकुर, मनसुख संधू, साहिल देशवाल। तो एक एक करके तमाम खिलाड़ियों का नाम पुकारा जा रहा है और वो दीपांशु खत्री मेडल हासिल करने के लिए स्टेज पर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री उन सभी को मेडल प्रदान कर रहे हैं। नरेंद्र 12 टीमों ने इस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। गोरखपुर में कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल हुए सीएम योगी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कहा जो खेलेगा वो आगे बढ़ेगा, मेडल लाने वाले हर खिलाड़ी को मिलेगी सरकारी नौकरी। तो खेलों से किस प्रकार भविष्य बन सकता है उसको सुनिश्चित करेगी राज्य सरकार। इसीलिए सभी जगह पर मंच खिलाड़ियों को मिलता रहे, उनकी ट्रेनिंग से लेकर खेलने के लिए सही समय पर सही प्लेटफॉर्म उन्हें उपलब्ध कराना राज्य सरकार का लक्ष्य है, जिसके लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। और मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जो खेलेगा वो आगे बढ़ेगा, मेडल लाने वाले हर खिलाड़ी को मिलेगी सरकारी नौकरी। और अब तैयार है आपकी अपनी टीम, उत्तर प्रदेश की टीम जो ये फाइनल जीती है। तमाम खिलाड़ी मंच पर आइए। फाइनल बेहतरीन खेले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी भानु प्रताप सिंह, रोहित तोमर, बॉबी कसाना, रवि भाटी, किशन नागर, कुणाल भाटी, शिवम बालिया, अजय राठी, शिवम चौधरी, विशाल नयन, आर्यन शर्मा और आदित्य पवार। साथ में टीम के कोचेज कुलदीप सिंह साहब और अर्जुन सिंह साहब।
उत्तर प्रदेश और कबड्डी का जो कितना गहरा रिश्ता है वो तो मुख्यमंत्री जी ने बताया अपने उद्बोधन में, अपनी स्पीच में, और उसको सार्थक करके दिखाया है उत्तर प्रदेश की टीम ने। आज फाइनल खेले, छोटे मार्जिन से जीते, बहुत बढ़िया फाइनल हुआ। बहुत बहुत मुबारक आप सबको, बहुत बहुत बधाइयां उत्तर प्रदेश को। ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज 6ठम अखिल भारतीय प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता जीतने के लिए। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का भी शुभारंभ हुआ है। और